नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें हम 10th क्लास का रियल नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस रियल नंबर का थोड़ा सा हम आगे ओवरव्यू देख लेते हैं। इस पूरे लेक्चर में पूरा थ्योरी रियल नंबर से रिलेटेड कंप्लीट करेंगे। यह जो है एक छोटा सा ओवरव्यू है। इसमें आप देख सकते हैं 2023 में शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले में 2 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, यानी 2 नंबर का। 2024 में 1, इसमें 2, यानी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी तक 10 साल में पूछे ही नहीं हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, और साथ साथ सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर 4 नंबर ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जब इस चैप्टर का आप कंपेरिजन ऑब्जेक्टिव के तौर पे करते हैं तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। और 2023 और 2024, हालांकि पिछले सालों में भी रहा, लेकिन मुझे यही 2 डाटा याद है। तो 2023 में 10 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में भी, फर्स्ट शिफ्ट में 10 और सेकेंड शिफ्ट में 12, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो यह चैप्टर ऑब्जेक्टिव को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है और थ्योरी से ही ज़्यादा रिलेटेड होती है ऑब्जेक्टिव। उसका हालांकि एक लेक्चर लाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले। तो हम इस पूरे वीडियो में कंप्लीट करते हैं रियल नंबर का कंप्लीट थ्योरी। तो आइए, आपका स्वागत है इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस पूरे वीडियो में आपके साथ कंप्लीट करेंगे रियल नंबर। तो नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से आप देखिए, जैसे ऊपर आपको हेडिंग में दिख जाएगा रियल नंबर, लेक्चर 1 है। तो यह नंबर का जो शुरुआत है यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आपके दिमाग में यह प्रश्न उठना चाहिए कि नंबर क्या होता है। तो नंबर से पहले जिसे नंबर बना होता है उसे कहते हैं डिजिट। तो इससे पहले डिजिट को जानते हैं, जिसे हिंदी में अंक बोलते हैं। तो अंक जो होते हैं, यह अंक गणित की एक छोटी इकाई है, साथ साथ इनकी संख्या 10 है। आप इसे जानते भी हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतने ही अंक हैं। इन्हीं अंकों से विभिन्न प्रकार के नंबर बने हुए हैं। लास्ट में हम सभी नंबर को इस पे कंप्लीट करेंगे, सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो यह नंबर, यह अंक जो है डिजिट, वह 10 है यहाँ पे। इन्हीं से संख्याएं बनती हैं। तो क्या कहेंगे, 5 एक संख्या नहीं है, 5 भी एक संख्या है। एक नंबर जो होता है जरूरी नहीं है कि वह 2 से बने, 3 से बने। 1 अंक की भी संख्या होती है, 2 अंक की भी संख्या होती है, 3 अंक की भी संख्या होती है। यह सब बेसिक बात है, आप जानते होंगे। तो नंबर जो स्टार्ट होता है, वह शुरू वाला जो पार्ट है वह स्टार्ट होता है आपका प्राकृत संख्या से, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या, इसे n से डिनोट करते हैं। आपसे डिफिनीशन पूछे तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या को सिंपल वे में प्राकृत संख्या कहते हैं। आप यही डिफिनीशन आसानी तौर पे याद रखें। यह नहीं कहें कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। तो 1 और अनंत के बीच में 2.5 भी आते हैं, 2.3 भी आते हैं, 2.7 भी आते हैं। तो ये सब संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। रियल डिफिनीशन आप याद रखें कि गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यह सब प्राकृत संख्या है। यानी आप समझ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो आप आसानी से जानते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। उसके बाद जो है संख्या के परिवार में आगे बढ़ते हैं तो होल नंबर आता है। होल नंबर जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। जब प्राकृत संख्या के परिवार में, नेचुरल नंबर में, हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो यह जो नया नंबर सिस्टम बनेगा, इस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं होल नंबर। यह जो आप देख रहे हैं, तो होल नंबर प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को ऐड कर दे, सिंपल बात यही है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो गई, 0 हो गई। और उसके बाद प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या का परिवार ही प्राकृत संख्या को मिला के बनता है। और हाँ, यह बात ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या नहीं है। यह सिंपल सी बातें हैं, आप जानते होंगे। उसके बाद जो संख्या के परिवार में तीसरा नंबर है, उस पर हम बात करें तो इसे कहते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। यह क्या होती है, तो डिफिनीशन यहाँ पे पढ़े आप। प्राकृत संख्याओं में शून्य
एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। हो सकता है इस डिफिनेशन में थोड़ा सा आपको कमी महसूस होती हो। ऋणात्मक संख्या कहने का मतलब इसमें -2.3 भी है, ऋणात्मक यह भी है। तो पूर्णांक का मतलब समझना है कि यदि वह पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स को यहाँ पे जेड से सूचित करते हैं या कहीं कहीं आपको आई दिखेगा, लेकिन मुख्य रूप से जेड से सूचित करते हैं। तो इंटीजर में एक आप नेचुरल नंबर की संख्या होती है, उसके बाद जीरो होता है और उसके बाद नेचुरल नंबर आप निगेटिव में समझ सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है अगर वह निगेटिव में लगा दे, इन तीनों को मिला करके यह इंटीजर जो है पूर्णांक संख्या जो है इसका फैमिली बनता है, इसका परिवार बनता है। इसके अलावा आप कुछ भी दिमाग में नहीं रखें। आपसे पूछे -3/2 क्या यह एक इंटीजर नंबर है? तो यह इंटीजर नंबर नहीं है, क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरी भी आप समझ सकते हैं। सिंपल इसे समझिए, नेचुरल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर में निगेटिव मार्क लगा दे तो वह सभी संख्या, इन सभी संख्याओं को मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। यह बात खास तौर पे याद रखेंगे, जीरो जो होता है वह बीच में आता है। यदि हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा उसे कहते हैं जिस रेखा पे हम संख्या को दर्शा रहे हैं, तो उसके बीचों बीच जीरो है। इससे जीरो के आगे जो होता है दाहिने तरफ, जिसे दायां बोलते हैं, वह जो होता है पॉजिटिव होता है और जो बायां होता है लेफ्ट साइड में वह जो होता है निगेटिव होता है। तो जीरो न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। जीरो ही एक ऐसा मुख्य रूप से परिवार है। यह क्या नोट लिखे हैं? प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। यह भी सिंपल बात है, क्योंकि पूर्ण संख्या, यह जो फैमिली है यह पूर्ण संख्या का है, होल नंबर का है। यह जो फैमिली है वह नेचुरल नंबर का है, यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों इस पूर्ण संख्या प्राकृत पूर्णांक संख्या के परिवार में आ रहे हैं। तो यह सिंपल बात है जिसे आप समझिए। शायद इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। यदि आप चाहते हैं इनको लिखना तो आपको पीडीएफ इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, आप आसानी से वहां से लिख सकते हैं। वैसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े, आगे चर्चा करते हैं संख्याओं को लेकर के। उसके बाद जो संख्या है जिसे इवन नंबर, सम संख्या बोलते हैं, तो इसे आप आसानी से जानते होंगे। वैसी सभी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वह इवन नंबर कहलाती है। इस बात को आप ख्याल रखेंगे। अब -4 यह भी 2 से विभाजित होती है, तो -2, इस पे कॉन्ट्राडिक्शन न फैलाएं, यह भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर का डेफिनेशन ही होता है जो पूरी पूरी 2 से विभाज्य हो, वह निगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। तो यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई टफ बात नहीं है। सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वह 2 होती है। अब निगेटिव में जाएंगे तो वह एक अलग कहानी बनेगा, लेकिन इस तरह सिंपल समझे। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों संख्या है। अभाज्य संख्या आगे जानेंगे, फिलहाल आप जानिए। हाँ, 2 एक ऐसी सबसे छोटी सम संख्या पे बात नहीं किया जा सकता क्योंकि निगेटिव में भी जाती है, लेकिन एक बात किया जा सकता है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ऐसे इसलिए कि आगे जब आप जानेंगे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के परिवार में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम है, 2 को छोड़कर। तो सम संख्या सिंपल समझ गए, जो 2 से विभाजित होती है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं। उसके बाद जानते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या जिसे ऑड नंबर्स बोलते हैं, इसमें सिंपल वही है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वह विषम संख्या कहलाती है। इसमें कोई खास बात 1, 3, 5, 11, 17, 29, 39 बहुत सारे इस तरह संख्याएं हैं, इसमें कोई बच्चे ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद हम जानते हैं एक न्यू नंबर जिसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर से सूचित करते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जैसे यहाँ 2 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, यानी कि वह संख्या जिसको विभाजित करने के लिए एक आए और वह स्वयं संख्या है, एक आए और वह स्वयं संख्या है, एक आए और वह स्वयं संख्या है। इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे 41 को एक ही विभाजित कर सकता है और 41 ही विभाजित कर सकता है। इसके अलावा इस पूरे पृथ्वी पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 41 को पूर्णतः विभाजित करे। 17, 13 इस तरह के आप बात
आसानी से समझ गए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके दो ही भाजक हो, एक स्वयं एक है और भाजक नहीं, मतलब दो ही फैक्टर हो जो उसे पूर्णतः विभाजित करते हैं। एक है और दो है, क्योंकि दो के लिए, तीन के लिए। तो देख रहे हैं सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वह दो है। दो है, एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, इस बात को दिमाग में रखेंगे आप, आज से ही रखेंगे। एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। तो अभाज्य समझ गए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, जैसे डिफिनेशन देखिए, वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 इस तरह। और यह समझ गए तो उसके बाद तो भाज्य संख्या समझना है। ठीक इसके ऑपोजिट समझ सकते हैं, जिसके स्वयं वह और उसके अलावा भी कोई फैक्टर हो। जैसे 4, 6, 8, 10, यहाँ 9 भी है, 12, 15 इस तरह की संख्या है। यह 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। 6 1 से भी जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। यहाँ पे 8 देखें, 1, 2, 4 और 8 से भी जाएगा। 9 देखें, 1, 3 और 9 से जाएगा। इस तरह आप आसानी से जान सकते हैं भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका स्वयं वह एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। डिफिनीशन से एक बार गुजरते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक बार डिफिनीशन से देखते हैं। भाज्य संख्या है, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड के हैं तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, आप हिंदी में ही समझ सकते हैं। वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। और यह बात हम बतलाएं, संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। इस बात को आप दिमाग में हमेशा रखेंगे। उसके बाद बच्चे हम आगे चले। यह एक छोटा सा बात है जिसे आपको जान लेनी जरूरी है, जिसे इंग्लिश में तो बोलते हैं को प्राइम नंबर और इंग्लिश में सहभाज्य संख्या। ठीक है, असहभाज्य संख्या हो गया है तो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वे सभी संख्याएं, दो वैसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई फैक्टर ही ना हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 9। इस 4 और 9 को एक ही काट सकते हैं, इसके अलावा कोई संख्या नहीं काट सकता है। उसके बाद 12 और 25। उसके बाद इसमें जैसे 8, 9 और 12, या तीनों को भी देखें तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करे एक के अलावा। तो ये सब सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, गुणनखंड का मतलब आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड उसमें जानेंगे, तब तक जिसका मौसा एक हो। यह भी बात आप समझेंगे। सिंपल बात अभी समझ गए कि ऐसा कोई भी फैक्टर ना हो जो दोनों को काटे एक के अलावा। तो आगे हम बढ़े, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप इसका PDF नोट्स चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में देख सकते हैं, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, अब आगे परिमेय संख्या। संख्या के परिवार में हम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए हैं बच्चे, इसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे Q जो हो वह 0 के बराबर नहीं हो, तो वह जो संख्या कहलाएगी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। ज्यादा डिफिनीशन में नहीं जाइए, सिंपल P बटा Q के रूप में जहाँ लिखा जा सके और Q जो हो वह 0 के बराबर नहीं हो। और यह भी कहीं कहीं बात आपको मिलेगा, कहीं कहीं क्या सही है, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब बताइए 0 को क्या हम 0 बटा 1 भी लिख सकते हैं? यहाँ 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और यह जो बाटा में जिसको Q से डिनोट कर रहे थे वह 0 के बराबर नहीं है। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आपने समझा बच्चे, यस 0 एक परिमेय संख्या है। इस तरह इसमें डिफिनीशन देख सकते हैं 22 बटा 7। यह जो डिफिनीशन 0.3333 आप देख रहे हैं, इसको 1 बटा 3 समझिए, क्योंकि 1 बटा 3 में जब आप भाग देंगे एक में 3 से
तो यहाँ पे दशमलव बैठा करके एक जीरो उतारेंगे, 3 तिरका क्या करेंगे आप 9 करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, फिर 0, 3 तिरका 9, यह सिलसिला जो है चलते रहेगा 3 से। तो हाँ, तो यह भी क्या हो गई, इसे भी p बटा q के रूप में लिख दिए, हम लिख सकते हैं, जहाँ पे यह 1 और 3 दोनों पूर्णांक संख्या है, पहले पढ़ चुके हैं आप, और 3 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये बार का मतलब है यही संख्या बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, रिपीट कर रही है, रिपीट कर रही है। सिंपल बात बच्चे यही है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो शांत दशमलव प्रसार, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो प्रश्नावली 1.4 है NCERT, उसमें इसका यूज है, तो आप इसको ध्यान से एक बार में समझिए। शांत दशमलव प्रसार क्या है, कोई भी भिन्न को, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 5/8, यहाँ पे लिख दिए 4/25, यहाँ पे लिख दिए 8/20 या 7/20, तो आप इसको समझिए, किसी भी भिन्न को उसका जो हर है, हर यदि उसे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिख दें, तो वह जो होगा उसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो 2 के पावर n और 5 के पावर m क्या है, तो 2 के पावर n का जगह पे n और 5 के जगह पे यहाँ कोई भी क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें समझेंगे आप, जैसे यहाँ पे देखिए 8 को हम तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी इसको लिख सकते हैं 8 को हम 2 का पावर 3। अब कहिएगा यह शांत है, तो यस यह शांत है, तो कहिएगा 5 का तो पावर ही नहीं है, तो 5 के बच्चे पावर है, आप थोड़ा सा समझे तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 0, तो 5 का पावर 0 है, तो दो हम यह नहीं बोले कि m 0 नहीं हो सकता है, तो यह भी इस रूप में। ऐसे आप भागा दे करके देखिए, भाग लगाइए, इसमें 8 से 5 में भाग लगाइए, थोड़ा सा सॉरी दशमलव देंगे या 0 उतारेंगे क्योंकि 8 से नहीं लगेगा। उसके बाद इसको 8 × 24, उसको 8 पचे में जाएगा, तो 8 पचे क्या हो जाएगा बच्चे 40, यहाँ पे 0 10, उसके बाद फिर 0 उतारेंगे, 0 उतारने की जरूरत नहीं है, इसमें भाग लगेगा, सॉरी आपको इस डिस्टरबेंस के लिए, ऐसे नहीं समझेंगे। यहाँ पे 10 उतरेगा, एक मर्त में यहाँ पे भाग लगाएंगे 8, यहाँ पे 20 उतरेगा, 8 दूना यह 16 हो जाएगा, यहाँ पे 40, यह हो जाएगा 8 × 5 = 40। यानी इसका जो फॉर्मेट आया 5/8 का, यह शांत हुआ कहाँ पे 0.5125, यह शांत हो गया। तो आप इसको समझ के रखिए, जैसे 4/25 है तो 25 को लिखेंगे 5 × 5, यानी इसका सिंपल यहाँ पे यही बन पा रहा है नीचे कि 5 का पावर 2 हो रहा है, तो 5 का पावर 2 हो रहा है, तो कहिएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ, अब कहीं कहीं दोनों आएगा, जैसे यहाँ पे 7/20 है, आप 20 को तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 2 × 10, यानी 5 × 10 भी लिख सकते हैं, 2 दूना 4 × 5 = 20 होता है, तो 2 का पावर 2 हो गया, 5 का पावर 1 हो गया। अभी तो स्पष्ट दिख रहा है इसी फॉर्मेट में। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे 7/9 रहता तो यह शांत दूर दूर तक नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ 3 का पावर में आएगा, 2 और 5 की बात नहीं है। तो इस बात को आप समझे, शांत दशमलव प्रसार किसी भिन्न का तब होता है जिन परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होते हैं, उनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं, और जिनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं वह परिमेय संख्या भी होती है। हाँ, अब जिनका अशांत होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने 0.3333 बताया, चलते जा रहा है, तो चलते जा रहा है। तो यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, यानी यह एक ही चीज को, एक ही नंबर को बार बार रिपीट करते जा रहा है। तो जिन परिमेय संख्या का हर इसके फॉर्म में नहीं हो उनके दशमलव प्रसार अशांत होते हैं, वह इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट आएगा तो वह दशमलव प्रसार अशांत होगा। और दशमलव प्रसार दो चीजों पे निर्भर करता है, एक यह तो यह रेगुलर हो, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट करे। एक ही संख्या का मतलब केवल एक नहीं समझना है, संख्या दो भी हो सकते हैं, जैसे 62 ऐसे भी रिपीट कर सकता है, 0.626262 इस तरह भी। अच्छा, कुछ दशमलव प्रसार ऐसे होते हैं जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8
अब ऐसे दशमलव प्रसार जिसमें कोई पैटर्न ही नहीं दिखे उसे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो वह जो फॉर्मेट होता है वह आगे हम पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार यानी जो रेगुलर हो रहा है वह जो है वह एक परिमेय संख्या है, जो शांत है वह भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या इसके डिफिनीशन में ही यूज किया गया है, तो शायद यह इस बात को आप आसानी से समझे। हाँ, फिर से आप कुछ लिखना चाहें तो पीडीएफ से लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जैसे यहाँ पे आए हम अपरिमेय संख्या के बारे में, तो जानते हैं हम अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सिंपल परिमेय संख्या के आप उल्टा कर दीजिए। वे संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है एवं q पूर्णांक बराबर 0 नहीं। तो इसका ख्याल इसमें रखा गया है क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है, रामानुजन फिल्म में आप देखे होंगे, तो वह जो है अनडिफाइंड हो जाती है। इस पे बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारे नए नए इस पे चीज है, आप लिमिट इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ही जानिए, 10th क्लास में है आप। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर इसे बोलते हैं, उसके साथ साथ इसे p से सूचित करते हैं। वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में आप √5, या जो √5 है, या यहाँ पे पाई है, या 3.1415 या पाई का मान जो बढ़ते जाता है, तो यह ना रेगुलर पैटर्न में बढ़ रहा है और ना ही यह शांत है, तो यह भी अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या। सिंपल, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वह हम पिछले स्लाइड में दिखलाए हैं, यह दोनों के बारे में, कि एक तो शांत हो जाता है वह तो p बटा q के रूप में रहता ही है, दूसरा अशांत ही होता है तो उसे भी p बटा q के रूप में लिख देते हैं। तो यह दोनों संख्याएं परिमेय संख्या होती है, लेकिन यह जो दशमलव प्रसार है यहाँ पे जो आप इसे देखने को मिल रहा है, अशांत अनावर्ती है, लगातार चेंज होते जा रही है, तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल के साथ उसको हम हर एक पॉइंट को समझते हैं। इसमें पहला क्या है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। अब कोई भी दो परिमेय संख्या 7/3 प्लस 8/4 या 0 + 3, यह भी दो परिमेय ही है। या नहीं समझिए, इसे भी 3/1 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में है, दोनों इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है, यह भी परिमेय है। तो इनका जो योगफल होगा या हमेशा गुणनफल कहे 3 × 4 5/7 × 8/9, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हमेशा क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। इसमें ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन आगे उत्पन्न होने वाला है, तो उस पर हम ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट पे कहा गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या, क्या बात है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, योगफल अथवा गुणनफल। अब जैसे देखिए 2 - √3, इतना तो बात समझते होंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख दिए 2 + √3, यह भी अपरिमेय है। अब इन दोनों को हम जोड़ने जाए तो जोड़ेंगे तो क्या बचे निकलेगा, √3 गायब, 2 2 4 आ गया, यह परिमेय हो गया। तो दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो इसका गारंटी नहीं है कि वह अपरिमेय। हाँ, अब √3 जोड़िए, यह भी अपरिमेय, √5 जोड़िए, यह भी अपरिमेय, दोनों को जोड़ेंगे √3 + √5 ही रहेगा, यह भी अपरिमेय। तो इस बात को सिंपली समझ सकते हैं। हाँ, अब गुणनफल में आप आइए, गुणनफल में कैसे काम करता है, जैसे पहले जानते हैं कि अपरिमेय, तो ये तो सिंपल है, √3 × √5, या दो अपरिमेय का गुणनफल भी आ गया, √15, यह भी अपरिमेय। हाँ, अब अपरिमेय का वैसे एग्जाम्पल जो परिमेय हो जाता हो, तो जैसे यहाँ पे रख दिए √2 और -√3, यह अपरिमेय है। √2 इसको 2 लिखना था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, इसको लिख दिए √2 और प्लस √3। अभी दोनों का गुणनफल कराइए तो गुणा कराएंगे इसमें, अभी नहीं जानते हो तो थोड़ा सा जानिए, ए है, यह बी है, यह ए है, ये बी है, तो इस तरह का कोई फॉर्मेट रहता है, a + b × a - b,
या यहीं पे माइनस हो यहीं पे प्लस हो तो कोई चेंजिंग की बात नहीं है। तो ये जाता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी इसको ए माने इसको बी, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। यह हो जाएगा 2 और -3, यह आ गया -1 एक परिमेय संख्या है। सिंपली बात जानते हैं। आपको स्पीड सोलो दिखता होगा तो आप इसे फास्ट करके देखिए। हाँ, इस पूरे वीडियो में हम कंप्लीट थ्योरी करेंगे, आप बने रहिए। बीच बीच में आपको प्यास लगे तो पानी भी पी सकते हैं। इधर देखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको इरेज करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चे, इसको ध्यान से पढ़िए आप। हर एक पॉइंट से इस पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है। इस को चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। यदि चाहते हैं कि आपका मैथ में नंबर शानदार हो, आप इस साल एग्जाम देने वाले हो चाहे अगले साल देने वाले हो, तो आप इस संख्या को, यह संख्या बोले रियल नंबर को हमेशा दिमाग में रखेंगे। यह बहुत हेल्पफुल होने वाला है। शॉर्ट फॉर्म में इसका थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो इसका गुणनफल जो होगा हमेशा अपरिमेय, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय, इसका योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। यह सिंपल बात आप दिमाग में रखेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है, हाँ, लेकिन 22/7 जो इसका नंबर होता है यह एक क्या है, परिमेय है। ये सिंपल समझ रहे हैं। 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है और 7 जीरो के बराबर नहीं है। बस डिफिनीशन को आप लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं खाना है इधर उधर। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं हम। इसमें देखिए नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या या अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। यह तो आप आसानी से जानते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह संख्या रेखा हो गया। यहाँ पे मान गए कि इस पॉइंट पे है √2 और इस पॉइंट पे है √5। ये दो अपरिमेय संख्या हो गए तो इनके बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे जैसे एक और संख्या रेखा बनाए, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 9, तो इसके बीच भी अनंत परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सिंपल बात थी, आप इसे जानते हैं। उसके बाद है परिमेय संख्या। एक बात बतलाए हुए हैं आपको इससे पहले, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत व अनावर्ती होता है। जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत व अनावर्ती होता है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, वही पुरानी वाली बात। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या तो वह शांत हो जाएगा और या जो बढ़ते रहेगा लेकिन एक सीरीज में, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। यानी उस पर रेकरिंग आप लगा सकते हैं, रेगुलर बढ़ेगा। 3 ही बढ़ रहा है तो 0.33 ही रहेगा। अगर 7 2 रिपीट कर रहा है यानी एक निश्चित संख्या रिपीट करेगी, आप इसे सिंपली समझ सकते हैं। तो बाद में हम क्या करते हैं, इस पे इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसे रेकरिंग बोलते हैं। सिंपल बात है। उसके बाद वास्तविक संख्या के बारे में, हाँ, अब जो आपका चैप्टर का नाम था इसे कहते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या, उसका डिफिनीशन जा रहे हैं। आपने पुराने जितने भी पढ़े, हो सकता है प्रीवियस क्लास में आप पढ़े हो, एक छोटे से रिवीजन, और इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने इस सबको कवर किया। इससे आगे कुछ नहीं, हमारा यही प्रयास है कि पूरा कंटेंट इस पे डिलीवर हो, इससे आगे कुछ नहीं। बस आपका एक निश्चित टाइम में पूरा सिलेबस कवर हो जाए यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं तो। उसके बाद है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो जितने भी संख्या अभी तक हमने पढ़े वह सभी जो होते हैं रियल नंबर, यानी सबके परिवार को जोड़ दिया जाए तो वह सभी के सभी क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके रियल नंबर। इस संख्या रेखा का कोई भी बिंदु जो है वो एक संख्या जो बता रहा है वह सब के सब क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बियॉन्ड कोई भी संख्या नहीं है। आगे आप आगे के कक्षा में जाएंगे, आगे की कक्षा क्या 11th में अगले साल ही जाएंगे। यदि आप मैथ से आईएससी करेंगे तो इसमें एक नया नंबर आप पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर, इसको आयोटा बोलते हैं। 10th क्लास में आप इसके बारे में बस आप डेफिनेशन देख लीजिए, समझ जाइए कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। वर्गमूल यानी -1, अवर्गमूल का मतलब इस पे रूट चढ़ा दिए।
-2 वर्गमूल का मतलब इस पे रूट चढ़ा दिए, -5 इस पे रूट चढ़ा दिए, यह सब क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, इसको आयोटा। तो इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में। सेकेंड लेक्चर, अभी इस लेक्चर में कुछ बाकी है, पहले उसको कवर करें, उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर पे चलेंगे। इतने सा अब संख्या के बारे में आपका फुल नॉलेज हो गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वास्तविक संख्या के बाद आपके चैप्टर में, वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यह दो टर्म है जिससे बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस भी नहीं है। तो पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पहले हम प्रमेयिका को ही जान जाते हैं। तो प्रमेयिका यह सिद्ध किया हुआ कथन है, इसके माध्यम से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है, क्या समझे। तो आगे हम समझेंगे, जैसे कि इस प्रमेयिका यह प्रमेयिका बहुत सारे होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आगे सारे बहुत सारे प्रमेयिका पढ़ेंगे, तो इसको समझते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, सिंपल आप इसका हमेशा प्रयोग करते आए हैं। अब इसमें यही है कि कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं सीखने वाले हैं, नाम बस जानने वाले हैं। 2 से 9 में आप डिवाइड करते हैं तो 2 चौका यहाँ पे बच्चे 8 हो जाता है, यहाँ पे 1 बचेगा, यह हो गया आपका शेषफल। यानी 9 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 4 प्लस 1, या कोई भी संख्या, इस यहाँ पे कोई भी ऐसी धनात्मक पूर्णांक जिसे हम a से डिनोट कर दें, और उसके लिए हमेशा एक ऐसा पूर्णांक b जिसे भाग देंगे तो उसका शेषफल बोल रहे हैं, भागफल क्यों आएगा और शेषफल r आएगा। तो इसके लिए यह सब एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख के आपको दिखलाएंगे कि इसे हम लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। हालांकि r, हाँ, अब जब भी आप भाग दे रहे हैं, जैसे 2 में 9 से भाग दिए, यहाँ पे 2 चौका 8 बचा 1, तो यह शेषफल जो होता है हमेशा इससे छोटा होता है, और इसको b से डिनोट किए हैं, तो यह जो r होगा हमेशा छोटा होगा किससे, b से। इस तो सिंपल बात समझ रहे हैं। और उसके बाद यह जो शेषफल होगा हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। यह r, इसका मतलब b से छोटा होगा r, और इसका मतलब 0 या इसके बराबर। हाँ, यहाँ पे 8 रहता, 2 चौका यह जो होता 8, यहाँ 0 हो जाता है, घटाते ही आप हैं, भागा तो करते नहीं तो 0 ही आता। हाँ, कुछ बच्चे घटाने और कटाने में डिफरेंस है, जैसे 8 में से 8 घटाते हैं तो 0, और 8 को 8 से घटाते हैं तो 1। यह सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। तो यह समझिए, कोई भी ऐसा धनात्मक पूर्णांक जिसे a के रूप में डिनोट करें, उसके लिए एक धनात्मक पूर्णांक b है, जब उसको q से गुना करते हैं और r को जोड़ते हैं तो उसके बराबर आता है। जैसे देखिए, इस प्रमेयिका के अनुसार किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b, यहाँ में हो गया है, इसको से कर लेंगे आप, से भाग देने पे भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं a प्लस बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो है यहीं पे लिख देते हैं आपके देखने के लिए b, यानी b से छोटा है और 0 से बड़ा है। इसी को कहते हैं, सिंपल इसको ही याद रखेंगे आप, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड नाम के एक यूरोप में एक देश है जिसका नाम है यूरोप, आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो इसे जानते ही होंगे, जिसका नाम है ग्रीक। वहीं के एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का मतलब मैथमेटिशियन, यूक्लिड, उन्होंने ही यह प्रमेयिका के बारे में बताया। हालांकि सिंपल आप भागा बचपन से यूज करते आ रहे हैं। तो यह एक सिद्ध किया हुआ कथन हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम रखेंगे a, तो उसके लिए एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक b रहेगा जिसे भाग देंगे तो एक शेषफल, एक भागफल क्यों आएगा और शेषफल r आएगा। r के लिए कंडीशन बताती है कि वह b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यह एक सिद्ध किया हुआ कथन हो गया। अब इस कथन का यूज हम कुछ और करने के लिए यूज करेंगे, तो वह कहलाएगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, यह विशेष प्रकार की श्रृंखला होती है, यानी स्टेप होती है, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करती है। तो यह स्टेप क्या होता है,
यह स्टेप क्या होता है, यानी श्रृंखला क्या होता है, हम बहुत कुछ सही समय बाद इसको जानेंगे। यह सिद्ध किया कथन प्रेमिका का इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? यह बड़ी बड़ी संख्याओं के HCF निकालने पे। HCF का मतलब मौसो समझेंगे आप। अभी हम मौसो के बारे में बढ़िया से जानेंगे। मौसो का वास्तविक मतलब होता क्या है, मतलब मैं सीख सकते हैं आप यहाँ से। इसका उपयोग कंप्यूटर के प्रोग्राम में किया जाता है, एल्गोरिथम बोलते हैं। यह केवल धनात्मक पूर्णांक पर ही लागू होता है, इस बात को भी आप दिमाग में रखेंगे। यूक्लिड एलिमेंट पुस्तक 8 में इसका उल्लेख किया गया है, वही वैज्ञानिक का पुस्तक है, यूक्लिड एलिमेंट्स मैथमेटिशियन। तो आगे हम जानते हैं, एल्गोरिथम को दिमाग में रखे, इसका स्टेप हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक, इसमें पहला था प्रेमिका। प्रेमिका समझ गए, सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जो अन्य कथन को सिद्ध करने में सहायक होता है। अन्य कथन जैसे उसका अलग अलग उपयोग होता है, जैसे HCF निकालने का, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग, ये सब। उसके बाद जो है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। हम भाज्य संख्या बतलाए थे, वैसी संख्या जैसे कि यहाँ पे हम 9 एक भाज्य है, तो यह 1 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। इसका हम एक अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब आप समझ सकते हैं, इसको तोड़ना। जैसे आप इस तरह के बार बार प्रोसेस इस तरह किए होंगे, इस तरह 2 या 10 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, यानी आप 10 को इस तरह लिखते होंगे, 20 को 2 गुना 2 गुना 5, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। जैसे यहाँ पे 40 संख्या है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 गुना 5। हाँ, 40 को इस तरह तोड़ेंगे तो भी आप समझ सकते हैं, 20 10 5 3 को 2। हाँ, तो इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी संख्या आपको दिख रहे हैं वो अभाज्य संख्या है। गुणनखंड तो यह इसको गुणनफल के रूप में लिखे हुए हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे हुए हैं। तो कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या, उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसे ही कहते हैं बच्चे अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। जैसे आप 15 को लिख सकते हैं आप 3 गुना 5, या 3 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य, ऐसे गुणनफल के रूप में लिखे हैं तो अंकगणित की, इसे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। इसे ही अंकगणित की मूलभूत प्रमेय बोलते हैं, मूलभूत। तो समझ गए आप, मुझे पर अच्छा लगा, आप समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय में आगे बढ़ते हैं बच्चे हम। इसके आगे है LCM। LCM को आपको थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में लिखे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। इसमें से कुछ टर्म आपको बढ़िया से समझने की जरूरत है, जिसके बाद LCM का आपको फील हो जाएगा, एकदम चमक जाएगा LCM आपके दिमाग में। तो पहला जानिए मल्टीपल क्या होता है, जिसको हिंदी में बच्चे बोलते हैं गुणज। तो गुणज जो होता है, जैसे हम एग्जाम्पल से बात बहुत आसानी से समझ में आता है। 2 का गुणज क्या होगा? तो 2 का गुणज 2 का पहाड़ा समझ सकते हैं आप, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, यही होगा। हम आपसे पूछे 8 के गुणज बताइए आप, तो 8 होगा, 8 का पहाड़ा पढ़ते जाए, 8 दूना 16, 8 तिरका 24, चौका 32, 8 पचे 40, इस तरह कहानी बढ़ते जाती है। ठीक, आपसे हम पूछ दिए 16 का बताइए, तो 16 32 इस तरह, 48 64 इस तरह। अब बताइए, यह 8 का गुणज है या 16 के गुणज है? इनके गुणज में वह कौन ऐसा गुणज है जो दोनों में सबसे पहले आया है? 8 इसमें, 8 इसमें नहीं है, 16 इसमें, 16 इसमें। तो 8 और 16 का जो 8 एवं 16 का जो LCM हो गया बच्चे, वह क्या हो गया? वह हो गया 16। 8 और 16 के LCM क्या हो गया? 16, यानी वह जो दोनों के गुणज में है। जैसे हम यहाँ पे 18 और 20, 18 का आप पढ़ेंगे
इतना बड़ा इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हमें लगा अब 20 का, तो यहाँ पे अब आप बताइए इसमें कौन ऐसा गुणज है जो सबसे पहले दोनों में आया है। 18 इसमें भी नहीं, 36 नहीं है, 54 नहीं है, 72 नहीं है, 90 नहीं है, 108 नहीं, 126 नहीं, इसमें केवल है 180। तो यानी आप समझे 18 और 20 का जो एलसीएम होगा वो बच्चे क्या होगा, क्या होगा बच्चे, 180। तो यानी गुणज, तो इसमें लोवेस्ट सबसे छोटा और कॉमन जो दोनों में शामिल है मल्टीपल यानी गुणज, सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हमें लगता है कि मैं आपको एलसीएम का फील दिलाने में सार्थक साबित हुआ हूं, तो आगे आप विश्वास के साथ मुझसे एचसीएफ भी समझ सकते हैं। तो हम एचसीएफ समझेंगे बच्चे पहले। तो एचसीएफ क्या होता है इसको जाने। एचसीएफ को, हाँ, तो जिस तरह एलसीएम का शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म है, उस तरह एचसीएफ भी यहाँ शॉर्ट फॉर्म है। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यह जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की, इसमें फैक्टर को ही दिमाग में रखना है। आप हमें बताइए 12 का फैक्टर कौन कौन है जो इसे पूर्णतः काटता हो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, उसके बाद डायरेक्ट 12 है। उसके बाद आप 15 का बता दीजिए हमें। 1 है, 2 है, नहीं 3 है, 5 है, डायरेक्ट 15 है। यही है क्या। तो आप हमें बताइए 15 के फैक्टर ही हो गए, फैक्टर का मतलब जो इसे पूर्णतः विभाजित करते हैं, 12 का फैक्टर ही हो गए। भाजक नहीं समझना है, 15 का जो भाजक है ना वह 7 भी है यहाँ पे, तो यह 15 में भाग लगा दे रहा है। भाजक और फैक्टर में थोड़ा डिफरेंस है, तो फैक्टर समझिए। तो 15 के फैक्टर है, इसमें कौन ऐसा फैक्टर है जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो। इसमें तो एक ही कॉमन है, तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। 3 जो है इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे और दोनों में शामिल है। हाँ, आगे जैसे हम बात करते हैं, जैसे आगे देखिए आपको और सारे एग्जाम्पल से समझाते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ जैसे यहाँ पे हो गया 16 और यहाँ पे हो गया आपका 18। यहाँ पे एक से भी लगेगा, 2 से भी, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, इसके बीच कुछ नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लगेगा डायरेक्ट 18। अब आप हमें बताइए इसमें 2 से भी दोनों में लग जा रहा है, उसके बाद 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 24 में नहीं है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। क्या बात, कोई नहीं है, तो इसका जो एलसीएफ हो गया वह क्या हो गया, 2 हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 32 और 24 का ले लेते हैं आपके समक्ष। 32 1 2 और बच्चे बताएंगे आप 4 6 नहीं 8 10 12 नहीं 16 और उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा 32। 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 9 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 12। उसके बाद जब आधा पे आ जाए तो डायरेक्ट फुल पे जाए, बीच में कहीं नहीं सोचे आप 24 लिखे हैं। अब आप बताइए इसमें 2 भी लग रहा है, 4 भी लग रहा है, 8 भी लग रहा है, 12 लग रहा है नहीं। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन दोनों में शामिल हो, फैक्टर जो दोनों, तो यह जो हो गया इसका क्या हो गया एचसीएफ। आगे के क्लास में हम इसी के साथ शायद यह जो अब थ्योरी आएगा आप इसे इसमें थोड़ा सा इसे जान जाए, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। दो संख्याओं के गुणनफल और मौसल लसा में संबंध क्या होता है। जैसे मान गए एक संख्या a है एक संख्या b है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा इनके एलसीएम एवं इनके एचसीएफ के क्या होगा बराबर होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम, इस पे रिलेटेड सारे फॉर्मूला है, आप आसानी से इसे समझ रहे हैं।
अगला जो लेक्चर है इसमें हम पूरा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड हैं इन सब को भी कवर करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है टॉपिक वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड बातें स्टार्ट करेंगे, उसके यूज, प्रेमिका का यूज, यानी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। सारे थ्योरी आपने आसानी से समझ लिए हैं, बस उनका एग्जाम्पल उनका इम्प्लाई करके क्वेश्चन